students and welcome to Raj Malhotra's IS Academy. I am Surbhi Sardana and today we are discussing a very important mission, that is Lucy mission of NASA. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है, ऐसा मिशन पहले कभी भी कंडक्ट नहीं किया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस मिशन का पर्पस क्या है, क्यों इस मिशन को इतनी दूर भेजा गया है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं, हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी इमेज देखते हैं। लूसी मिशन बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर के ऑर्बिट में कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, यानी कि डस्ट या रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो ये जो इसके ऑर्बिट में एस्टेरॉइड्स हैं, इसके पीछे और आगे, उनको हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और इन्हीं एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए नासा ने लूसी मिशन अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में भेजा है। और अब हमारे पास क्या न्यूज़ आई है कि लूसी मिशन ने हमें फर्स्ट इमेजेस ऑफ ट्रोजन एस्टेरॉइड्स सेंड की है, यानी कि लूसी मिशन काफ़ी क्लोज पहुंच गया है और उसने कुछ एस्टेरॉइड्स की फ़ोटोज़ हमें सेंड की हैं, कुछ ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की फ़ोटोज़ हमें सेंड की है। तो बेसिकली देखिए, जब भी कोई मिशन इतना दूर जा रहा है तो जहाँ तक आपकी सनलाइट आ रही है सोलर सिस्टम में, तो वो जो सिस्टम है वो हमारा हमेशा सोलर पावर्ड रहेगा। जो लूसी मिशन है वो सोलर पावर्ड मिशन है, जो कि 12 साल, एस्टिमेटेड टू बी 12 years लॉन्ग ड्यूरिंग द स्पेसक्राफ्ट। और ये 8 एस्टेरॉइड्स को मेजरली स्टडी करेगा। मेजरली 8 एस्टेरॉइड्स, 8 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, 8 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स वुड बी स्टडीड मेजरली बाय लूसी मिशन। पहली बात जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम पहली चीज़ ये समझते हैं कि इसका नाम लूसी क्यों रखा गया है, इतना टफ या इतना डिफरेंट नाम क्यों रखा गया है। तो बेसिकली लूसी हमारी ह्यूमन बींग्स की या ह्यूमन बींग्स की एक एंसेस्टर होती थी, जिनका हमें एक फॉसिल रिमेन मिला था। जो भी आपके ह्यूमन बींग्स की एंसेस्टर रहे होते हैं उनको हम लोग होमिनिन्स कहते हैं, होमिनिन्स कहते हैं। तो लूसी बेसिकली एक होमिनिन थी जिनका फॉसिल मिलने के बाद हमें अपने एवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन बींग्स की हम लोग कैसे फंक्शन करते हैं, या वो जो होमिनिन था वो कैसे फंक्शन करती थी, उसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल्स पता लगी, जिससे हम अपने यानी ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन के बारे में जान पाए। तो नासा का कहना ये है कि अगर आप ये ट्रोजन एस्टेरॉइड स्टडी करते हैं जो जुपिटर के ऑर्बिट में है, पीछे और आगे, यहाँ पर आपका जुपिटर है, इसके पीछे कुछ एस्टेरॉइड्स हैं इसी के ऑर्बिट में, ये L4 पर, और इसके आगे कुछ एस्टेरॉइड्स हैं इसी की ऑर्बिट में L5 पर। तो अगर आप इन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करते हैं तो यानी कि आपका जो प्लैनेट्स का एवोल्यूशन है, यानी कि आपके प्लैनेट्स कैसे फॉर्मेशन में आए, लाइफ कैसे फॉर्मेशन में आई, जितने भी हमें एलिमेंट्स हम अपने प्लैनेट्स पे देखने को मिलते हैं, वाटर मिलता है, वो कैसे फॉर्मेशन में आया, तो वो हम जान सकते हैं इन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की स्टडी की मदद से। तो इसीलिए इसका नाम लूसी लिखा गया है। लूसी इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो लूसी होमिनिन थी, उनका भी, उस होमिनिन का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, उस फॉसिल का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था हमें हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताने में। तो उन्हीं के नाम पर लूसी मिशन या लूसी नाम रखा है नासा ने अपने इस नए मिशन का। सो द रीसेंट अपडेट जो कि हमारे पास आया है वो है लूसी इन द स्काई विद एस्टेरॉइड्स, नासा's मिशन रिवील्स फर्स्ट इमेजेस ऑफ जुपिटर्स ट्रोजन्स। देखिए, आपके एग्जाम के लिए मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम ही नहीं, इससे एसोसिएटेड काफ़ी मिशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या है, जो किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में रहते हैं, आगे और पीछे। पहली बात हम देख लेते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का, एक बार हम पिक्चर देखते हैं। यस, देखिए ये आपका सन है, सन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इसके बाद आपके पास मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स आता है। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में बहुत सारे जो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ही ऑर्बिट कर रहे हैं, बट ये इतने छोटे हैं कि हम इनको प्लैनेट नहीं बोल सकते, बट ये सन के आसपास ही ऑर्बिट कर रहे हैं, सन के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। जो ये आपको व्हाइट कलर के रॉकी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट के आप पीछे जाते हैं, काफ़ी फार अवे जाते हैं, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास जुपिटर, यानी कि जो सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, उसका आपके पास ऑर्बिट आता है। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जुपिटर के आगे कुछ ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स यानी कि एस्टेरॉइड्स उसी के ऑर्बिट में आगे चल रहे हैं, और कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स जुपिटर के पीछे चल रहे हैं सेम ऑर्बिट में। अगर आपको एनिमेशन में दिखाना चाहे
तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। ये आपके इनर प्लैनेट्स हो गए जो कि छोटे हैं, जिनका रेवोल्यूशन पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पे ये जो आपका छोटा सा पॉइंट डॉट दिख रहा है आपको, ये बेसिकली आपका जुपिटर है। और इसके आगे पीछे क्या है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। इन एस्टेरॉइड्स को हम लोग ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ना तो ये जुपिटर से टकराते हैं, ना जुपिटर इतना तेज होता है कि इनमें जाकर टकरा जाए या जुपिटर इनगल्फ हो सके इनमें। तो बेसिकली नासा ने क्या किया है, जो अपना लूसी मिशन है, इन एस्टेरॉइड्स को, ये जो ग्रीन कलर के एस्टेरॉइड्स है, इनको स्टडी करने के लिए भेजा है अक्टूबर 2021 में। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट में एस्टेरॉइड्स कैसे आ सकते हैं। उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि लैग्रेंज पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट्स होते क्या हैं, लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, आपकी कोई भी हेवनली बॉडीज़ हो, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो, काफ़ी भारी होती है, उनका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ऐसी बॉडीज़ का। तो क्या होता है, अगर कोई भी दो भारी बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ क्या करेंगे अपनी ग्रेविटी की वजह से, मान लीजिए आपका सन है और यहाँ पर क्या है, आपका कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए अर्थ है। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और यहाँ से सन क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि दोनों जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी ग्रेविटी लग रही है उस चीज़ के ऊपर। आपके पास कुछ ऐसी जगहें होती है स्पेस में जहाँ पे ये जो ग्रेविटी इस प्लैनेट की वजह से है या जो सन की वजह से है, वो बैलेंस आउट हो जाती है। अगर वो ग्रेविटी बैलेंस आउट अप्रॉक्सीमेटली भी हो जाती है, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो कि पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी होगा। वहाँ पर अगर आप कोई भी आपकी सैटेलाइट रखते हैं, कोई भी चीज़ को आप स्टेशन करते हैं, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए। वो पार्किंग स्पॉट का काम करेगा, और कोई भी चीज़ स्पेस में ऐसे पॉइंट्स पर स्टेबिलिटी में काम कर सकती है, उसको ज़्यादा पुल महसूस नहीं होगा। जैसे जैसे आपका प्लैनेट आगे मूव करेगा, वैसे वैसे ये पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी भी आगे मूव करेगा। तो आपका जो सन और प्लैनेट का सिस्टम है, किसी भी आपका जो सन है और किसी भी प्लैनेट में ऐसे हमें 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इन 5 पॉइंट्स जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है थोड़ा सा आपका स्टेबल होता है दोनों बॉडीज़ की वजह से, एज़ कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स, उनको हम कहते हैं लैग्रांज पॉइंट्स। तो ऐसे जो है हमें 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। देख लीजिए वो कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सन और प्लैनेट के बीच, मान लीजिए अगर ये अर्थ है, सन और प्लैनेट के बीच आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट जो रहेगा आपका उस प्लैनेट के पीछे रहेगा। अगर आपका प्लैनेट आगे चला गया तो जो आपका लैग्रांज पॉइंट है वो प्लैनेट के पीछे ही चला जाएगा। जो तीसरा लैग्रांज पॉइंट है वो एकदम, अगर प्लैनेट इधर है तो प्लैनेट से आप सन तक जाएंगे, सन के पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली एक हिडन पॉइंट होता है। जो आपका चौथा और पांचवा लैग्रेंज पॉइंट है वो इसी प्लैनेट के ऑर्बिट में एक पॉइंट इसके आगे और एक पॉइंट इसके पीछे मिलेगा आपको। तो होता क्या है, अब ये क्या है, ये पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी है। हमने 5 पॉइंट्स देखे जो कि पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर ये पॉइंट्स जो है इतने स्टेबल हैं, माने कि तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी आती है, कोई भी एस्टेरॉइड आता है, कोई भी रॉकी पार्टिकल आता है, कोई भी रॉक आता है, तो वो यहीं पर रुक जाएगा। ना वो इस तरफ को पुल हो पाएगा, ना उस तरफ को पुल हो पाएगा, तो वो यहीं पर रुक जाता है। तो ऐसे जो एस्टेरॉइड्स जो कि ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस होने की वजह से लैग्रेंजियन पॉइंट 5 पर या 4 पर रुक गए हैं उसी प्लैनेट के ऑर्बिट में, तो वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो ये आपका प्लैनेट है, प्लैनेट आगे आगे मूव करेगा, तो जो L4 पर एस्टेरॉइड्स है वो भी आगे आगे मूव करेंगे। जो L5 पर एस्टेरॉइड्स जो आकर रुके हुए हैं वो भी प्लैनेट के पीछे पीछे मूव करेंगे। और ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों पॉइंट्स इस प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो आपका प्लेन है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो यहाँ पर आप देखिए लैग्रेंजियन पॉइंट 1, अर्थ और सन का सिस्टम यहाँ पर लिया। ये आपका अर्थ है, अगर इसको जूम किया जाए ये आपका मून का ऑर्बिट है। ठीक है, मून के ऑर्बिट से जब आप दूर जाते हैं तो आपको पहला पॉइंट मिलता है जिसको आप कहते हैं लैग्रांज पॉइंट 1। लैग्रांज पॉइंट 1 मून के ऑर्बिट से दूर और सन और अर्थ के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, L1 है हमारा जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है जो कि सन को स्टडी करेगा। तो वो क्या पे प्लान है, वो आदित्य L1 को L1 यानी लैग्रांज पॉइंट 1 पर भेजने की बात की जा रही है। दैट इज द प्लान। जो आपका यहाँ L2 है वो अर्थ के पीछे है, मून के ऑर्बिट के बियॉन्ड, L2 बिहाइंड द अर्थ। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये क्या है, जो आपका इधर वाली अर्थ के बियॉन्ड वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करेगा।
जो L4 और L5 पर है, L5 पर अर्थ का कोई ट्रोजन एस्टेरॉइड नहीं है, बट L4 पर नासा ने हमें बताया है कि अर्थ का एक ट्रोजन एस्टेरॉइड है, जो कि हमें 2011 में बताया गया। आपका सिर्फ जुपिटर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं। बट ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि एस्टेरॉइड्स लैग्रेंज पॉइंट पर यानी पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी पर फंसे हुए हैं। सो बेसिकली दे आर स्टेशन देयर. So these can be used by spacecraft as parking spots in space to remain in a fixed position with minimal fuel consumption. There are 5 special points where a small mass can orbit a constant pattern with 2 larger masses. So basically points of stability है, gravitational force जो है टू बॉडी सिस्टम का इधर बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर हम सन एंड अर्थ की बात कर रहे हैं, बट आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सन और जुपिटर के बीच में है। सो यस, अब हम देखते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने ये तो देखा कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एक जो आपका ग्रुप है प्लैनेट के आगे देखने को मिलेगा, दूसरा ग्रुप प्लैनेट के पीछे देखने को मिलेगा, बट इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है। नासा ने इतनी दूर जुपिटर के ऑर्बिट में, वो भी इसके ट्रोजन एस्टेरॉइड्स में, सिर्फ जुपिटर के लिए नहीं, जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए ऐसा ऑर्बिटर या ऐसा मिशन क्यों भेजा है। तो बेसिकली आपके जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑफ जुपिटर है, नासा का कहना है कि क्योंकि ये पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी है L4 और L5, लैग्रेंजियन पॉइंट 4 और L5, लैग्रेंज पॉइंट 5 पर ये लोग ये जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं ये फिक्स्ड हैं। तो ये बेसिकली बहुत पुराने एस्टेरॉइड्स हैं, ये बहुत पहले से वहाँ पर जुपिटर की ऑर्बिट में ही स्टेबिलिटी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास। तो क्योंकि ये पुराने एस्टेरॉइड्स हैं तो ये माना जाता है कि जिन चीज़ों से या जिन एलिमेंट से ये एस्टेरॉइड्स बने हैं, उन्हीं चीज़ों से या उन्हीं एलिमेंट से हमारे बाकी प्लैनेट्स भी बने हुए हैं। तो अगर आप इन एस्टेरॉइड्स को स्टडी कर पाते हैं डिटेल में, तो आपको पता लग पाएगा कि जब सोलर सिस्टम बना था, यानी कि जो आपका 8 प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम है जिसमें एस्टेरॉइड बेल्ट भी है, जब वो बना था तो क्या कंडीशंस थी, क्या एलिमेंट्स थे। तो हमें नई नई डिस्कवरीज यानी कि हमारे प्लैनेट्स के एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी। सो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स दे ऑर्बिट अ लार्जर प्लैनेट in 2 special places known as Lagrange points, L4 और L5 पर देखने को मिलेंगे। Let's go back again to L4 and L5। ये देखिए आपका जो L4 और L5 है वो प्लैनेट के ऑर्बिट में है, जो L1 है वो सन और प्लैनेट के बीच में है, L2 प्लैनेट के पीछे है और L3 सन के पीछे, यानी कि प्लैनेट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो L5 और L4 पर आपको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। नासा ने हमें ये भी बताया है कि द प्रेजेंस ऑफ जुपिटर, नेपट्यून एंड मार्स ट्रोजन्स, यानी कि सिर्फ जुपिटर के नहीं, नेपट्यून के और मार्स के भी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है ये न्यूज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रोजन एस्टेरॉइड सिर्फ जुपिटर के नहीं और प्लैनेट्स के भी हैं। और 2011 में एक अर्थ का ट्रोजन सीटाफोर नाम से रिपोर्ट किया गया है, बट उसका जो ऑर्बिट है वो एक हॉर्सशू से शेप का है, तो उसको हम लोग कभी ट्रोजन मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, तो वो फाइनल कंफर्मेशन आना बाकी है। बट जो आपका जुपिटर, नेपट्यून एंड मार्स के जो ट्रोजन्स हैं वो प्रॉपरली इन्हीं प्लैनेट्स के ऑर्बिट में सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, इनको कहा जाता है प्रिमिटिव बॉडीज़। प्रिमिटिव बॉडीज़ यानी कि जब सोलर सिस्टम बना था उसी टाइम ये बने हुए थे, और उस टाइम क्योंकि इनको स्टेबिलिटी या पार्किंग स्पॉट्स मिल गए, ये तब से वैसे ही सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, ना ये डिस्ट्रॉय हुए हैं और ना ये ज़्यादा चेंज हुए हैं। सो दीज प्रिमिटिव बॉडीज होल्ड वाइटल क्लूज टू डिसाइफरिंग द हिस्ट्री ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम जब बन रहा था तब क्या कंडीशंस थी, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। दे आर बिलीव टू बी मेड ऑफ द सेम मटीरियल्स दैट फॉर्म द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम व्हेन इट वाज क्रिएटेड। NASA basically describes them as an ancient population of asteroid fossils। जैसे आप ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए आप फॉसिल्स स्टडी करते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडी करते हैं, होमिनिन्स के फॉसिल स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं ये फॉसिल रिमेन्स का काम करेंगे, फॉसिल्स का काम करेंगे, किनके लिए, हमारा सोलर सिस्टम स्टडी करने के लिए, यानी कि सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। सो यस, अब क्या है आपका लूसी मिशन क्या करने वाला है, इट विल डिटर्मिन द मास एंड डेंसिटीज ऑफ द मटीरियल्स। काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, एक एक एस्टेरॉइड के पास काफ़ी क्लोजली जाएगा, और जो मास और डेंसिटी है जिससे वो एस्टेरॉइड बने हैं उसको ऑब्जर्व करके हमें रिजल्ट्स भेजेगा। एंड लुक फॉर एंड स्टडी द सैटेलाइट्स एंड रिंग्स दैट में ऑर्बिट द ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के भी सैटेलाइट्स हो सकते हैं, इनके रिंग्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये स्टडी करेगा।
So yes, studying them will help scientists understand its origin of solar system and evolution of solar system and why it looks the way it does. So yes, again I'm bringing you back to the same picture. This is your Jupiter. Behind Jupiter, in the orbit of Jupiter, are some asteroids which we call Trojan asteroids. This group is known as Trojans. Or ahead of Jupiter also there is a group of Trojans at L4, Lagrange point 4, which we call as Trojan asteroids. So yes, all of the Trojans are thought to be abundant in dark carbon compounds. सिर्फ ये हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में नहीं, काफ़ी ऐसे कंपाउंड्स हैं इनमें, डार्क कार्बन कंपाउंड्स, जो कि हमें, जिनके बारे में हमें ऑब्जर्वेशन मिल सकती है. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि एस्टेरॉइड का जो डस्ट पार्ट है, डस्ट पार्ट के पीछे क्या है, वाटर हमें मिल सकता है. और वाटर क्या है, एक इंडिकेशन ऑफ लाइफ होता है. अगर आपको वाटर कहीं भी सोलर सिस्टम में या किसी भी और सोलर सिस्टम में मिल जाता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि लाइफ प्रेजेंट है. सो बिलो एन इंसुलेटिंग blanket of dust there are these Trojans, they are probably rich in water and other volatile substances. और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. ऐसे पॉइंट्स पर यूपीएससी आपको बहुत कंफ्यूज करता है कि आज तक नो अदर स्पेस मिशन इन हिस्ट्री हैज़ बीन लॉन्च टू एज मेनी डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन इंडिपेंडेंट ऑर्बिट्स अराउंड आवर सन. तो लूसी क्या है, 8 इंडिपेंडेंट ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा. तो आज तक ऐसा कोई भी मिशन नहीं गया है जो इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठे स्टडी करे. सो लूसी विल शो अस फॉर द फर्स्ट टाइम द डाइवर्सिटी ऑफ द प्रीमॉर्डियल बॉडीज दैट बिल्ट द planets, which is your Trojan asteroids. So yes, अब क्या है, हमारे पास कुछ लेटेस्ट इमेजेस आई हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की. अब ये नासा को कैसे हेल्प करेंगी, ये हम लोग देखेंगे कि कौन से एंगल्स पर इमेजेस रिफ्लेक्ट हुई हैं. हमको उनका सरफेस एरिया पता लगेगा कि कितनी देर में इमेजेस कलेक्ट की गई. तो यहाँ पे कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, ट्रोजन्स हैं, जिनकी इमेजेस हमारे पास आई हैं. द फर्स्ट वन इज यूरीबेट्स, देन यू हैव पॉलीमील, देन यू हैव ल्यूकस एंड द फोर्थ वन इज ओरस. इन हमारे पास एस्टेरॉइड्स की इमेजेस आई हैं. तो ये आपको थोड़ा सा, अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर हो रहे हैं तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यूपीएससी आपसे इतना डायरेक्टली नाम नहीं पूछता. सो बेस्ड ऑन करंट प्लान्स, लूसी एग्जैक्टली एस्टेरॉइड्स के पास या ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के बहुत पास, यानी कि बहुत क्लोज कब जाएगा, 2027 या 28 के आसपास. देखिए 2021 में लॉन्च हुआ है मिशन, अक्टूबर 2021 में. एंड एज वी टोल्ड यू 12 साल का मिशन है, 12 ईयर्स का मिशन है. तो फर्स्ट जो ग्रुप है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का, उसके पास पहुंचेगा ये 2027-28 में. और जो सेकेंड ग्रुप है उसके पास पहुंचेगा ये 2033 में. लेट्स लुक एट द ट्रैजेक्टरी. देखिए अर्थ से हम कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं भेजते हैं स्पेस में. अगर ये अर्थ है तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ डायरेक्टली चली जाएगी. हम काफ़ी सारे ट्रांसफर ऑर्बिट्स या हॉफमैन ऑर्बिट्स यूज़ करते हैं स्पेस में. तो ये जो रेड में है आपका अर्थ का ऑर्बिट है. अर्थ के ऑर्बिट से आप यहाँ से लूसी मिशन को लॉन्च कर रहे हैं. यहाँ से आपने अक्टूबर में लॉन्च किया है, जो आपका ग्रीन लाइन है. उसके बाद क्या है, आपने इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको एंटर करवाया है. एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, थोड़ा दूर तक इसको लेकर जाता है और जैसे ही दूर वाले ऑर्बिट में गया वैसे ही आप इसका ऑर्बिट चेंज करवा देते हैं. तो आपका जब L4 के जो ट्रोजन्स हैं उनको पहले स्टडी किया जाएगा 2027-28 में. फिर L4 के ट्रोजन्स को देख कर, यानी कि उनको स्टडी कर लूसी मिशन आपका जो है फिर से अर्थ का ऑर्बिट क्रॉस करेगा और 2033 में ये L5 ट्रोजन्स के पास पहुंचेगा. तो ये क्या है, काफ़ी सारे आपका जो एस्टेरॉइड्स है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ये स्टडी करने वाला है और काफ़ी लंबा आपका मिशन रहने वाला है. और ये सोलर पावर्ड मिशन है. सोलर पावर्ड यानी कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर. सो यस, सोलर पैनल्स आर देयर, डबल सोलर पैनल्स है. सोलर पावर्ड मिशन है और ये 12 ईयर्स तक हमें ऑब्जर्वेशंस देगा. So see, this was all about your Lucy mission, Lagrange points, Trojan asteroids. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट इनसे आपके जो क्वेश्चंस हैं साइंस एंड टेक के बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकते हैं. तो अभी क्या है, हम लोग एक MCQ सॉल्व करते हैं विद रिगार्ड्स टू व्हाट वी हैव स्टडीड. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आर एसोसिएटेड ओनली विद जुपिटर. ये हाईली प्रोबेबल स्टेटमेंट या क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस साल का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए. तो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आर एसोसिएटेड ओनली विद जुपिटर. अभी हमने पढ़ा कि नेपट्यून और मार्स के भी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं और अर्थ का भी जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है सीटा4 वो भी ट्रोजन एस्टेरॉइड माना जाता है, जबकि उसका ऑर्बिट फिर भी हॉर्सशू शेप्ड है. तो ये तो स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता है. Secondly, studying Trojans will help scientists understand the origin and evolution of our solar system. देखिए जब भी साइंस एंड टेक के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस एंड टेक के आंसर्स एड्रेस करने में मुश्किल होती है. कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट है
जब तक वो कोई वेग स्टेटमेंट ना हो। आप स्पेस में कुछ भी भेजेंगे, कोई भी, आप मान लीजिए आप आदित्य L1 भी भेज रहे हैं, आप जेम्स वेब भी भेज रहे हैं, जो पहली चीज़ आप स्टडी करना चाहते हैं वो आप एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम या एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, आप इन सब चीज़ों को ही स्टडी करना चाहते हैं। तो स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेस के किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए मोस्टली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी सही ही होती है। और साइंस एंड टेक में जो एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स होती है किसी भी नई टेक्नोलॉजी की, किसी भी नई एक्सपेरिमेंट की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स होती है। और अगर आपके पास 4 एप्लीकेशंस दी हैं किसी भी नई टेक्नोलॉजी की, मान लीजिए लास्ट ईयर हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया है, तो उसके आगे 4-5 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, तो आंसर हमेशा ऑल ऑफ दी अबव ही रहता है, क्योंकि एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हो सकती है। आने वाले टाइम में एक नई एप्लीकेशन भी आ सकती है, नया यूसेज भी हमें पता लग सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कीजिएगा और चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपका जो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। सो ऑब्वियसली हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। लूसी इज नासास फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। देखिए नासा ने पहले भी मिशंस भेजे हैं जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए। आपका जो जूनो मिशन है वो भी हमें टाइम टू टाइम सेंड करता रहता है इमेजेस या ऑब्जर्वेशंस। आपका जो वोएजर है वो भी जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करने के बाद ही क्यूपर बेल्ट में गया है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट मिशन टू स्टडी जुपिटर तो नहीं है, फर्स्ट मिशन टू स्टडी Jupiter's Trojan asteroid. So this is the correct statement. Beware of any game that UPSC plays in this statement with you here. First mission to study Jupiter's Trojan asteroids है, not to study Jupiter. So yes, यहाँ पर आपका जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट वाले जो ऑप्शंस है ऑल ऑफ द अबव हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। सो 2 and 3 दैट विल बी राइट आंसर and your answer is B. So yes, that's all for today's discussion. Stay tuned to our channel. We are covering a lot of important topics from current affairs for your prelims exam preparation. So keep working hard and all the very best.